बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 26 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते ही एक उनका जो पैगाम है वो वाज़ेह होकर सामने आ गया है और इस पैगाम में ताकतवर हलकों को साफ साफ इनकार है और जो रोल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, बल्कि अब तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बज़ाहिर प्ले कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दीवार से लगाया हुआ था, आईनी तरमीम हो, 63A का मामला हो, वो रोल अब प्ले नहीं किया जाएगा। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फुल कोर्ट के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और साथ ही साथ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए क्या चीज़ें हैं जो कि एक चैलेंज से कम नहीं है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की एक वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है और ये गालिबन नैब तरमीम का मामला था जो समात बराह रास्त दिखाई जा रही थी और इस समात के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी, उस वक्त वो जस्टिस थे, अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के इख्तियारात और अदलिया के इख्तियारात के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन कहें या रिमार्क्स कहें या सवाल कहें, ये किया था और ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। पहले तो आप ये जो क्लिप है इसमें एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि कहीं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस याहिया अफरीदी से मुख्तलिफ तो साबित नहीं होंगे। जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब जब जस्टिस थे तो तब वो कुछ कहा करते थे और फिर उसके बाद जब वो चीफ जस्टिस बने तो टोटली जो यू टर्न है वो उनकी तरफ से लिया गया। तो याहिया अफरीदी साहब ने ये फरमाया था, ये जो वकील थे उनसे आर्गूमेंट्स के दौरान, कि हम मान लेते हैं कि पार्लियामेंट के पास ताकत है और चेक एंड बैलेंस है, हम ये मान लेते हैं, लेकिन आप वो चीज़ ठीक करें जिसका आपको शिकायत है या जिससे आपको मसला है या जिसके आपको ग्रेवियंस है। आपने तो पूरा जो सिस्टम है इसको ही टच किया है। यानी कि पार्लियामेंट के इख्तियारात और कानून साजी से मुतल्लिक एक चीज़ वाज़े जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये कही हुई है कि ठीक है, मानते हैं कि पार्लियामेंट के पास इख्तियारात है, चेक एंड बैलेंस है, आप बेशक तरमीम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो तरमीम के अंदर पूरे सिस्टम को ही टच कर लें। ये इससे पहले जो एक मंशूर आप कहें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो अपना दिया अपनी पहली तकरीर में, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया था कि जो इख्तियारात का तवाज़ुन है वो कायम रहेगा, यानी कि अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। और ये एक और क्लिप है और ये उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ बैठकर ये बात जो है वो कही हुई है कि पूरे सिस्टम को अब इस तरह से नहीं हो सकता कि जो पार्लियामेंट है वो टच करना शुरू कर दे और जो अपनी मर्जी से तरामीमें हैं वो लाना शुरू कर दे और हर महीने 2 महीने के बाद आप जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम है वो कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जजेस भी तो तमाम तर मामला को देख रहे हैं, उनको भी तो ये मालूम है कि जो तरामीम आ रही हैं उनके पीछे मकसद क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जजेस जो हैं वो बिल्कुल ही एक ब्लैक होल में और उनको बाहर का कुछ मालूम नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। उनको भी मालूम है कि कैसे इख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है। तो ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से उस वक्त भी क्लियर किया गया और आज भी चीफ जस्टिस बनने पर भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से इख्तियारात के तवाज़ुन कायम रखने की बात और इदारों को एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ये बात क्लियर एंड कट ताकतवर हलकों की जानिब को कह दी गई है। दूसरी तरफ जी फुल कोर्ट के हवाले से और कुछ अहम चैलेंजेस जो कि इस वक्त सामने हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के, इसको वो किस तरीके से टैकल करेंगे। और मेरे ख्याल से ये जितने चैलेंजेस उनके सामने हैं, इन चैलेंजेस के बाद ऐसा नहीं हो सकता, ये चैलेंजेस खुद भी ये बात बता रहे हैं, ये बात प्रूव कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्हें अपने जजेस, अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना होगा। और वैसे भी ये एकता हो चुका है जो जजेस है तमाम, कि हम सारे एक ही जगह पर खड़े होंगे और हम एक ही हैं। और ये डिसीजन भी ले लिया गया था कि अगर
जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नामजद किया जाता है तो कोई इस्तीफ़ा नहीं आएगा मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर साहब, और इसी से ही हुकूमत के प्लान को भी धंचका पहुंचा कि अब तो मंसूर और मुनीब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, हमने याह्या अफरीदी को भी चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है, अब तो आइनी बेंच का भी जो मसला है वो बन जाएगा। और हुकूमत में भी इस वक्त जो है वो परेशानी मौजूद है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो अब क्या सरप्राइजेस देंगे। बहरहाल उनके कुछ चैलेंजेस के हवाले से आपको बताता चलूँ जी। सबसे पहला जो उनका चैलेंज है और सबसे बड़ा जो उनका चैलेंज है वो फुल कोर्ट के हवाले से है, वो सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक है। फुल कोर्ट का मुतालबा बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से किया गया, चीफ जस्टिस उस वक्त के काजी फैज़ ईसा साहब से, जस्टिस मुनीब भी ये बात कह चुके हैं और इवन के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा एक काजी फैज़ ईसा साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान, जिसमें उनको सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए, उसमें भी ये बात क्लियर थी कि याह्या अफरीदी साहब ने जो फुल कोर्ट है वो बुलाना है। और ज़राए ये बताते हैं कि जल्द चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो फुल कोर्ट बुलाएंगे और उसकी एक जो रीज़न होगी वो ये होगी कि उन्होंने अपने जजेस को एक करना है। और ये मैं बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के टाइम पर भी जो ये शिद्दत थी, लड़ाई थी, इसे ख़त्म करने की कोशिश की गई और सारे जजेस एक हो जाएं, इस चीज़ की कोशिश की गई, इवन के जजेस की जानिब से ये कोशिश की गई। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब तो जाहिर सी बात है उनका जो रोल था, जो ड्यूटी थी, वो तो उन्होंने कुछ हो रही थी, तो उन्होंने कहाँ पर जो सुलह सफाई थी वो करनी थी। बहरहाल जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आते हुए एक बात जो कही जा रही है कि ये जो लड़ाई है और ये जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म होंगे और सारे जजेस एक होंगे। और एक होने का मतलब क्या है कि फुल कोर्ट तो बुलाई जानी है और इसी फुल कोर्ट में ही सदारती ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में बार बार तरमीम की जा रही है, इस हवाले से डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मुतालबा है वो यही है और जजेस यूनाइट इसी सूरत में हो सकते हैं कि फुल कोर्ट बुलाकर इस मामले को सेटल किया जाए। अगर सेटल नहीं किया जाता तो मंसूर अली शाह साहब तो ऑलरेडी बेंचेस में, खुसूसी बेंचेस से वो इनकार कर चुके, तो वो कैसे बैठेंगे बेंचेस में। और जो जजेस कमेटी है वो भी दोबारा बनाई जानी है, इसीलिए हुकूमत परेशान होकर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें तरमीम भी दोबारा से करने जा रही है। तो एक तो फुल कोर्ट होगा और दूसरे नंबर पर दो जो बड़े चैलेंजेस हैं वो फुल कोर्ट और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसमें तरमीम से मुतल्लिक है। फिर इसी तरीके से एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 6 जजेस से मुतल्लिक है। 6 जजेस के लेटर का अभी तक कुछ नहीं किया और बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इस लेटर को दबा लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, सीनियर जजेस ने ये लेटर लिखा था और इसमें यह कहा था कि कैसे उनके ऊपर जो दबाव है वो डाला जा रहा है, मुदाखलत की जा रही है उनकी काम में। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब जो है उनको क्या फ़र्क पड़ना, उन्होंने पहले तो कमेटी बनाकर मामला हुकूमत की उसमें डाल दिया कि वो कुछ इस पर करें, लेकिन जजेस की रिएक्शन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को ये जो मामला था वो देखना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद ये जो मामला था वो टेक अप ही नहीं किया चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने। तो ये एक और बड़ा चैलेंज है और सारे जजेस को यूनाइट करने का तरीका यही है कि आपने पहले जो जजेस के मसाइल हैं उनको सुनना और उनको सॉल्व करना है। सुप्रीम कोर्ट में तो आप ठीक है फुल कोर्ट बुला लेंगे, लेकिन दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि सिर्फ 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की जजेस की जानिब से भी ये जो चीज़ें थी वो सामने आई थी, तो उन जजेस को भी यूनाइट करना और कि वो चीफ जस्टिस के साथ जो है वो चले, उसका भी तरीका ये है कि इस मामले को सॉल्व करना है। 6 जजेस का लेटर और इसके ऊपर अगर फुल कोर्ट बुलाई जाती है, इसके ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं, तो दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए। और ये सॉल्व करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि जजेस की यूनिटी जो है वो इसी सूरत में ही कायम हो सकती है। फिर इसी तरीके से जी 8 फरवरी के इंतखाबात की दरख्वास्त पेंडिंग है, जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है जिसमें रिटायर्ड जजेस को लगा दिया गया और अभी तक ट्रिब्यूनल्स के से जो फैसले हैं वो भी नहीं आ पा रहे। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुखालिफ जो चीफ जस्टिस जिन्हें कहा जा रहा है काजी फैज़ ईसा साहब, और जिस तरह से वो उनके ऊपर पाबंदी होने के बावजूद भी उन्होंने इमरान खान और पीटीआई के केसेस अपने पास लगाए और दरखास्तें मुस्तरद की, कोई रिलीफ नहीं दिया और सारे फैसले पीटीआई के खिलाफ दिए। तो ये एक और बड़ा चैलेंज है इलेक्शन से मुतलिक, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतलिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर, क्योंकि दीवार के अंदर चुनवाया गया और इसमें बज़ाहिर पूरा किरदार था चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का। तो इस पर
चीफ जस्टिस न्यू जो हैं याहिया अफरीदी साहब, इनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। आपने आईन कानून के मुताबिक जस्ट चीज़ों को देखना, और आईन कानून के मुताबिक जब आप देखेंगे तो पीटीआई को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सारे मुकदमे जो इनके ऊपर कायम किए जा रहे हैं वो फेक हैं। और इसके अलावा जो 8 फरवरी इंतखाबात है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मामला है, वो भी सबको मालूम है कि कैसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ज़ाहिर पूरी सहूलतकारी करते हुए मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है इसे मुसलत करने में जो अपना किरदार है वो अदा किया। तो ये तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज है 8 फरवरी इंतखाबात, क्योंकि पीटीआई की दरख्वास्त है, ट्रिब्यूनल्स का मामला, और फिर पीटीआई की तरफ जो है वो किस तरह से जो फैसले हैं वो आएंगे, और ख़ास तौर पर पीटीआई की दरखास्तों पे ऊपर बेंचेस क्या बनाए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा चैलेंज है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए। फिर इसी तरीके से जी एक और बड़ा जो चैलेंज है वो आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम के अगेंस्ट दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हुई हैं, और फिर इसी तरीके से ये चैलेंज इस वजह से भी है कि इसी आईनी तरमीम के नतीजे में ही याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, और फुल कोर्ट अगर बुलाया जाता है, और फिर इसी आईनी तरमीम के नतीजे में जो आईनी बेंचेस हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, तो फुल कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तो आईनी तरमीम के ऊपर क्या डिसीजंस होते हैं। अगर तो ये डिसाइड कर लिया गया कि याहिया अफरीदी साहब ही चीफ जस्टिस होंगे, तो फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब का हर फैसला ना लेफ्ट ना राइट, यानी कि जजिस के हवाले से आ जाता था ना कि वो इस तरफ फैसला देंगे या वो जज जो है वो इस तरफ फैसला देंगे, या कोई जज इस तरफ होता था या इस तरफ होता, तो याहिया अफरीदी साहब जो है उनका कोई बिल्कुल अनोखा सा और एक अलहदा किस्म का ही जो फैसला था वो होता था। तो अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर तो मुस्तरद या कालदम ना हो, लेकिन जो हुकूमत का मकसद है वो मकसद हुकूमत अचीव नहीं कर पाएगी। ख़ास तौर पर जो अगर जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और आप ये देख लें कि आईनी बेंचेस में अगर मंसूर अली शाह साहब को सरबराह बना दिया जाता है, तो फिर हुकूमत की क्या जो हालत है वो होगी कि सारा काम ही इसी उस पे किया गया जी कि आईनी बेंचेस में मंसूर अली शाह साहब ना हो, उनके पास कोई इख्तियारात ना हो, उनका रास्ता रोकने की सारी जो तरमीम है वो की गई ताकि हमारी हुकूमत बची रहे। तो वो अगर आईनी अदालत के आईनी बेंच के सरबराह हो गए तो फिर हुकूमत का क्या बनेगा, सारे प्लान तो उनके फेल होंगे। तो इस किस्म का कोई मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि पूरी अगर तरमीम उड़ा दी जाती है तो इस तरह से फिर याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस रहेंगे, ये चीज़ भी देखनी है। तो अगर वो चीफ जस्टिस रहते हैं तो फिर तरमीम को एक्सेप्ट भी किया जाता है, तो उसमें फिर ये जो काम है वो अगर कर दिया जाता है, और जाहिर सी बात है फिर जजेस ने अगर यूनाइट होना है, सारे जजेस की जो बातें हैं उन्होंने अपनी सामने रखनी है और एक डिसीजन लिया जाना है, और जो मुदाखलत जो की जा रही है उसको रोकना है, तो फिर ये डिसीजंस तो ज़रूर आएंगे। तो इस वजह से भी हुकूमत याहिया अफरीदी साहब से डरी हुई है। तो आईनी तरमीम एक और बहुत बड़ा चैलेंज है नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए। फिर इसी तरह से जी इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ होती रहीं, जो सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता रहा, अभी भी किया जा रहा है, तो इस पर याहिया अफरीदी साहब के पास जब दरखास्तें आती हैं तो क्या होती हैं। फिर इसी तरीके से जो फ़ौजी अदालतों का मामला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, और चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने तो जो है वो कह दिया था जी कि इम्प्लीमेंट ही ना करें आप ना। इसी पर ही तो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था कि ये कैसे चीफ जस्टिस हैं कि फैसले पर अमल दरामद ना करने की जो तरगीब है वो दे रहे हैं, इसी वजह से तो उन्होंने रेफरेंस में शिरकत नहीं की। तो याहिया अफरीदी साहब इस फैसले पर कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि अदलिया की साख को बचाने के लिए ये जो सारे चैलेंजेस हैं इनको अदलिया के साथ मिलकर और जजेस की यूनिटी अगर होगी तो तब ही ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। अदरवाइज़ ये जो साख्त ख़राब हुई है ये मज़ीद ख़राब होती रहेगी अगर याहिया अफरीदी साहब की जानिब से इन पर कोई स्टेप्स जो है वो नहीं लिए गए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब हमेशा कंट्रोवर्सी से बचते ही हैं। इवन के काजी साहब से जब सवालात हो रहे थे, साफ़ी कर रहे थे, तो वो काजी साहब के साथ खड़े हुए थे, तो वो भी साइड से होकर जो है वो चले गए कि इन चीज़ों को जो है वो मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। फिर जी इसी तरीके से फ़ौजी अदालतों का जो मामला है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 9 मई का मामला है जिसमें जुडिशल कमीशन बनाने का पीटीआई ने मुतालबा किया हुआ है, दरखास्त तक दायर की हुई है, इसके ऊपर क्या होता है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़े सरप्राइजेज़ हैं वो मिलेंगे, और सारी नज़र सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। ख़ास तौर पर जो एक मंशूर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना दे दिया, और फिर जो उनका एक जो है वो माइंड सेट है
कि जो इदारे हैं वो एक दूसरे में मुदाखलत ना करें, तवाज़ुन इख्तियारात का कायम रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट आपके पास इख्तियार है, लेकिन ये तो नहीं कि आप पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दें। अभी तरमीम से क्या हुआ, पूरा जुडिशल सिस्टम ही चेंज कर दिया गया ना। तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के ऊपर नज़र रखनी है, उन्होंने ये बातें कही हुई हैं, ठीक है, कि इख्तियार ज़रूर है पार्लियामेंट के पास, लेकिन ये नहीं कि पूरा जुडिशल सिस्टम ही आप चेंज कर दें। और दूसरा ये जी कि इख्तियारात का तवाज़ुन होना चाहिए, एक दूसरे में मुदाखलत ना करें, ओवरलैप ना करें इदारे। अब इन वर्ड्स के ऊपर याह्या अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस वो कायम रह पाते हैं या इनके ऊपर किस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चलती हैं, ये आइंदा आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा। खास तौर पर जब बेंचेस बनेंगे तो उसमें ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिटेल्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।